हेलो दोस्तों, वे फिजिक्स हजारीबाग के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं झारखंड बोर्ड द्वारा क्लास 11 का फिजिक्स का मॉडल सेट 1। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। टोटल मार्क्स आपके 40 होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। कुल प्रश्न 40 होंगे, मार्क्स भी 40 और प्रश्न भी 40, मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसी का आपको आंसर करना है। गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, ये आपके लिए एडवांटेज है। लेकिन गलती भी हो गया है तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का सबका ध्यान रखना है। इसके लिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपको है नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इससे संबंधित अगर कुछ और भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, एन इंडियन साइंटिस्ट हु ऑन नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। दोस्तों, ये इंडिया का सौभाग्य था कि डॉक्टर सीवी रमन को पहला नोबेल प्राइज मिला था। साइंटिस्ट, ये इसके साइंटिस्ट के लिए, इंडियन साइंटिस्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था यहाँ पे फिजिक्स में। और उस मिला था इनको स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, ये किसके लिए मिला था दोस्तों? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें से कौन है जो कि सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है? ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि एम केस तो होता है, सीजीएस भी होता है, एसआई भी होता है, ये डेसिबल नहीं होता है, नहीं होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट क्या होंगे? वैसे फंडामेंटल यूनिट होते हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेसेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। तो लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडला। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये अंडर बंडर सब दिया हुआ है, इसमें कोई फालतू चीज़ें हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। ये व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी स्पीड v1 एंड हाफ विथ स्पीड v2, देन इट्स एवरेज स्पीड इज। दोस्तों, अगर कोई व्हीकल है कि ए से बी गया और मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस वो x कवर किया, तो x/2 मतलब आधा जो कवर करता है वो v1 से, और नेक्स्ट x/2 मतलब आधा कवर करता है वो v2 से। तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो इसका एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिएगा। टाइम अभी नहीं कैलकुलेट करने का, तो आप फाइंड करोगे, पाओगे कि ये 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार हजारों जगह पे क्वेश्चन देख चुके हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें। ठीक है, आगे प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following can be used to describe how fast an object is moving along with the direction of motion at a given instant of time। दोस्तों, अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट किसी पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका प्रत्येक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे एक डायरेक्शन होगा और उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, जो कि हर वक्त क्या कर रहा है? वो बदल रहा है। तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब कि एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज क्या है भाई? ये मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। किसी प्रोजेक्टाइल को आप अगर प्रोजेक्ट करते हो कुछ एंगल बना करके जमीन से, ठीक है, तो इस तरह का पाथ पे मूव करता है, तो ये वाले को हम क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। तो रेंज का फार्मूला होता है R = u² sin 2θ/g। यहाँ थीटा वैल्यू अगर 45 लेंगे तो 2θ है, तो 45 × 2 90 हो जाएगा, sin 90 1। इधर क्या बच जाएगा? u², इधर क्या हो जाएगा? 0। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? R max। और ये मैक्सिमम, ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज अगर आपको चाहिए तो कितना फेंकना चाहिए आपको? 45 डिग्री पे। जब 45 डिग्री फेंकेंगे उस समय आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दैट इज R max। ये मैक्सिमम रेंज होता है u²/g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉडी ट्रेवल्स
along the circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity of 6 meter per second, then its angular velocity is what? ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर कोई बॉडी है किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका रेडियस दिया है 2 मीटर और इसका लीनियर वेलोसिटी बोल रहा है v इजिकल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड, तो पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो यहाँ एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी किसी डिनोट करते हैं हम लोग ओमेगा से, और ये होता है v बाई आर। v आपका 6 दिया है, r आपका 2 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा ये 6, सॉरी ये 3 होगा, है ना 3, और चूंकि एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, तो 3 रेडियन पर सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 3 रेडियन पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलेरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्सेलेरेशन में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, इसलिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशंस, पावर इजिकल्स टू वर्क बाय टाइम, फोर्स इजिकल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी इजिकल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ 3 इक्वेशंस दिख रहे हैं दोस्तों आपको, इसमें पता करना है कि इस तीनों में से, 3 इक्वेशन में से कितने वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे है, ये फर्स्ट में तो कोई भी नहीं, पावर स्केलर है, वर्क स्केलर, टाइम स्केलर। सेकंड वाले में देखो फोर्स वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, 2 यहाँ पे हो गया, वेलोसिटी वेक्टर है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, टाइम स्केलर है, तो कितने हो गए 4 हो गए। तो डी नंबर इज द राइट आंसर। टू शेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ, इट इज कॉमन टू गिव इट ए सडन जर्क, इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। मतलब कि अगर कोई भीगा हुआ कपड़ा है, उसको अचानक हम झटका मारते हैं तो पानी से बूंद जो इसके क्या होते हैं, बाहर ले जाते हैं। ये हम किसका एडवांटेज लेते हैं, तो एडवांटेज किसका है, आप पढ़े होंगे कि एवरी बॉडी वांट्स टू कंटिन्यू देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर कोई बॉडी रुका हो तो रुका ही रहना चाहता है, कोई मोशन में तो मोशन रहना चाहता है। ठीक है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और ये किस में आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी एक्सपीरियंस रिकॉइल इन ये गन आफ्टर फायरिंग अ बुलेट। कह रहा है कि अगर हम बुलेट को फायर करते हैं, बुलेट को क्या करते हैं, हम फायर करते हैं। ठीक है, तो बुलेट को फायर करने के बाद अब पीछे की तरफ एक झटका मिलता है आपको, ये आपको क्यों मिलता है। तो दोस्तों ये इसलिए मिलता है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये गोली है, उसका छोटा सा मास होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, तो जितना मोमेंटम उसका मास इंटू वेलोसिटी इसको आगे मिला, उस जो बुलेट होगा उसको, और वही मास इंटू एक्सेलरेशन क्या वेलोसिटी कहाँ लगेगा, पीछे। यहाँ मास लेंगे जो आपका गन है उसका, और तो क्या होगा, एक झटका इधर भी लगेगा, तो एक छोटा सा वेलोसिटी इधर होगा, तो वेलोसिटी इंटू मास ऑफ द गन, ये क्या होगा, मोमेंटम पीछे, और इधर क्या होगा, मास ऑफ द बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो दोनों क्या होना होगा, बराबर होना होगा। दोनों क्या होना होगा दोस्तों, बराबर होना होगा, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पहला ऑप्शन कहता है बिकॉज द बुलेट हैज़ अ स्मॉल लीनियर मोमेंटम, नहीं बिल्कुल नहीं दोस्तों। बिकॉज द बुलेट हैज़ लार्ज लीनियर मोमेंटम, एकदम नहीं। द बुलेट हैज़ जीरो लीनियर मोमेंटम, ये भी गलत है। तो होना क्या चाहिए, ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम किसी सिस्टम का क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ को ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द एबव, दैट इज डी नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द मास ऑफ अ बॉडी इज 2 kg, इट वेट इज। किसी बॉडी का मास दिया हुआ है 2 kg, कितना दिया हुआ है 2 kg, तो पूछा जा रहा है इसका वजन कितना होगा, मतलब वेट कितना होगा। तो फार्मूला होता है m इंटू जी, मास आपका 2 और जी का वैल्यू कितना लेना है हमको 9.8। चूंकि जी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, अगर कुछ बोलता तो 10 लेते, लेकिन 10 यहाँ बोला नहीं है, नहीं बोला तो 9.8 लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 19.6 न्यूटन आपका क्या आएगा, वेट आएगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ये पैसेंजर इन ये मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप, दिस इज एक्सप्लेन्ड। ये किसको एक्सप्लेन करता है दोस्तों, अगर आप मूव कर रहे हैं, इसमें बैठे हुए हैं, ये कोई पर्सन है सीट पे बैठा हुआ है, ये कार आगे बस आगे बढ़ रही थी, तो ये मोशन में था, तो पूरा बॉडी मोशन में रहना चाहता था। ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट लॉ, क्योंकि जो बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहना चाहता है, जो रेस्ट पे वो रेस्ट पे रहना चाहता है। अचानक बस अगर रुक गई तो बस तो रुक गई, लेकिन बॉडी रुका नहीं था, तो क्या करेगा, ये आगे की तरफ ये झुक जाएगा, ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर होगा, बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। यस, बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर इसका होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है
कंजर्वेशन मोमेंटम इन ये कॉलिजन बिकॉज पार्टिकल कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम, देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा न्यूटन्स सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये न्यूटन्स सेकेंड लॉ थर्ड लॉ, ठीक है। तो राइट आंसर इज द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस, ए फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट पैरेलल टू द सरफेस, द फ्रिक्शनल फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट। अगर कोई बॉडी है, ये रखा हुआ है जमीन पे, इस पर अगर फोर्स आप लगाते हैं F पीछे की तरफ आगे की तरफ, तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और प्रोपोर्शनल होता है ये n का, और n का वैल्यू होता है, ये होता है म्यू mg। क्या होता है ये, म्यू mg होता है ये, ठीक है। ये सॉरी, ये n का वैल्यू क्या होता है, mg। तो ये किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी, ये क्या होगा, बी नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, एनी काइंड ऑफ कोलिजन, करेक्ट, किसी तरह का भी कोलिजन हो तो उसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, नहीं बिल्कुल नहीं। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, तो पूछा जा रहा है कि बोथ ए एंड बी, नाइदर ए एंड बी, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये कोलिजन तीन तरह के होते हैं, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। तो ये तीनों में तो मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा, बट एनर्जी हर में किसी में कंजर्व नहीं होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। इसमें क्या होगा, लीनियर मोमेंटम आपका हमेशा कंजर्व होगा, ठीक है, ये कभी इसको वॉलेट नहीं करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। पोटेंशियल एनर्जी इजिकल्स टू एम मास इंटू डॉट 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 इंटू हाइट। दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला होता है mgh, मास, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट। तो यहाँ ऑप्शन देखें क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या भराएगा, ये जी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन, तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज 18 नंबर। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ इज, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम कहें कि इधर फोर्स को शो कर रहा है और इधर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, कोई भी ग्राफ है, तो ग्राफ के अंदर जो भी एरिया होंगे वही क्या शो करेंगे, ये शो करता है वर्क, शो करता है, क्या शो करता है, ये वर्क। क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई जब करेंगे हम तो क्या मिलेगा, F इंटू एस, यही ना मिलेगा, और F इंटू एस क्या होता है, आपका वर्क होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दैट इज वर्क डन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन ये बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। देखिए दोस्तों, टॉर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या है, फोर्स, किसके साथ रिलेशन इसका है, फोर्स के साथ। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, फोर्स, दैट इज बी नंबर, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सलेशन। यहाँ पे एंगुलर एक्सलेशन है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना, और एंगुलर एक्सलेशन होता है अल्फा। तो ये होता है दोस्तों टॉर्क, क्या होता है ये, टॉर्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉर्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। कहता है इफ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ये कोई बॉडी, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट क्या करता है, गोल गोल रोटेट कर रहा है, ठीक है। पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड अलोंग। देखिए ये अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी किसके अलोंग होगा, ये इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, ठीक है। ये एंगुलर मोमेंट वेलोसिटी जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। तो अगर एंगुलर वेलोसिटी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। तो एक्सिस रोटेशन इज द राइट आंसर, दैट इज डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, escape स्पीड ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लानिट होना चाहिए था, है ना, प्लांट, सरफेस ऑफ अ प्लानिट डज नॉट डिपेंड, ठीक है। मतलब कि escape वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी प्लानिट है, कोई भी ग्रह है, अगर उस ग्रह से किसी बॉडी को एक ऐसे स्पीड से फेंक दिया जाए कि दोबारा वो उस सरफेस पे नहीं आए, उसको बोलते हैं escape वेलोसिटी। जैसे कि अर्थ का escape वेलोसिटी कितना है, 11.2
किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंक दिया जाए तो कभी भी वो अर्थ पे रिटर्न नहीं आएगा। तो पूछा जा रहा है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो डिपेंड नहीं करता है, कौन होगा वो आपका होगा मास पे। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके वेलोसिटी को हम भी ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला होता है √2gr, जहाँ आर है रेडियस ऑफ द प्लैनेट, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 2 है। तो यहाँ मास का मेंशन कहीं पे नहीं किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, मास ऑफ द बॉडी, दैट इज सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ एक बार अपना प्यार ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मैं आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाते ही रहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन 23 कहता है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। ये मेरा अर्थ है, आप जानते हो कि अर्थ का शेप थोड़ा सा चपटा होता है, ये सेंटर है, इसको पोल कहेंगे, ये पोल होगा और ये क्या होगा, इक्वेटर होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फार्मूला होता है GM/r²। मतलब कि आप देख सकते हो कि अगर r का वैल्यू बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा, है ना। ये पूरा अगर ये बढ़ेगा तो ये पूरा वैल्यू क्या होगा, घटेगा। अगर r घटेगा तो ये वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो r का वैल्यू पोल पे कम होता है और इक्वेटर पे ज़्यादा होता है। तो पोल पे r का वैल्यू कम है तो क्या होगा, g का वैल्यू बड़ा होगा, और इक्वेटर पे r बड़ा है तो g का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो पूछा गया कि मैक्सिमम कहाँ होगा, ये ना पूछा गया। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस क्या होगा, मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, इक्वल बोथ एट पोल एंड इक्वेटर। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल, चूंकि अभी दिखाया आपको हम कि पोल पे क्या होता है कि रेडियस वहां पे कम होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। तो ए नंबर इज द राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज। अभी मैंने आपको बताया कि भी स्केप जो होता है फार्मूला होता है √2gr। यहाँ आर जी और आर तो जान रहे हैं, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और आपका रेडियस ऑफ द प्लैनेट। यहाँ एम है नहीं, तो एम नहीं है तो यहाँ रिलेशन पूछा कैसे, m का पावर 0, m का पावर 1, m का पावर स्क्वायर, m का पावर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये तीनों तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे है नहीं, तो क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। मतलब यहाँ है ही नहीं है वो, ठीक है, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, तो ए नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ होते हैं दोस्तों, ठीक है। क्या होता है ये, पास्कल्स लॉ पे डिपेंड करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ये हम लोग क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है, एक छोटा एक एरिया बनाते हैं, एक बड़ा एरिया बनाते हैं। यहाँ एरिया ज़्यादा होता है, फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं, तो प्रेशर जहाँ छोटा एरिया होता है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में भी यही कॉन्स्टेंट का यूज किया जाता है, जो कि पास्कल्स ने इस लॉ को दिया था। क्वेश्चन नंबर 25 का बी नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ये बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ये विस्कस लिक्विड फाइनली इट। देखिए, जैसे कि ये भी कह सकती हो कि जैसे बारिश होती है, तो बारिश जो होती है आप देखिएगा तो लगेगा उसमें कोई जान नहीं है, गिर रही पानी, बट उसमें कोई जान आपको नजर नहीं आएगा। इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। अगर हवा पानी नहीं चल रहा है, हवा नहीं चल रहा है, तो एक फिक्स वेलोसिटी से क्या करता है, वो फॉल करता है। इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। सेम टू सेम अगर किसी लिक्विड में, ये लिक्विड है, इसमें किसी ऑब्जेक्ट को, कहीं बॉल को अगर ड्रॉप कीजिएगा तो स्टार्टिंग जिसमें ड्रॉप किए उसमें उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे अंदर चलते जाएगा उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से वो अंदर चला जाएगा। इसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं दोस्तों, टर्मिनल वेलोसिटी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, फॉल विथ ये कांस्टेंट वेलोसिटी। इसको क्या कहेंगे, इसका टर्मिनल, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं हम लोग। तो 26 का हो जाएगा आपका ए नंबर। इसको हम टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगा, ठीक है दोस्तों, उसी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन। ये विस्कस फोर्स डिपेंड किस पे नहीं करता है, ये हमें जानना है, ठीक है। तो विस्कस फोर्स जो है नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। ये फार्मूला होता है F = 2, इसका फार्मूला है, प्रोपोर्शनल है, ए फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dV/dx, जहाँ पे ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है और ये एरिया है। तो यहाँ पे किस पे डिपेंड नहीं करता है दोस्तों, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है। तो राइट आंसर इज द सी। क्वेश्चन नंबर 28,
द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइंड एंड एबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। इसी को बोलते हैं इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। क्या होता है दोस्तों इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, नहीं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, कह रहा है कि देख लेते एक बार, द वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ अ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन एंड एबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। देखिए, अगर कोई सरफेस है, अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? ये फ्लो कर रहा है, और ये एक लाइन बाय लाइन ये जो लिक्विड है सरफेस बाय सरफेस क्या कर रहा है? बिना किसी ट्रांजिशन का ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, ये स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट। इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज लोडेड, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड, देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम। देखिए, अगर एक छत से हम एक पतला सा वायर लटकाते हैं, कोई मास लटका हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सटेंशन यहाँ पे तो होगा। एक्सटेंशन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? होगा। ठीक है, तो अगर हम इसी वायर को, अगर इसका मोटाई को हम क्या कर दें? डबल कर दें, तो एरिया तो क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएगा? तो एक्सटेंशन जो होगा फोर्स बटे एरिया, तो ये अगर ये 4 टाइम्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका जो एक्सटेंशन है वो 1/4 घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये 1/4, दैट इज 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द बेस्ट आइडिया ब्लैक बॉडी इज। द बेस्ट आइडिया ब्लैक बॉडी इज। देखिए दोस्तों, ब्लैक बॉडी एक ऐसा बॉडी होता है कि अगर उसमें लाइट को भेजा जाए तो दोबारा वापस नहीं आएगा। तो एक्चुअली होता है क्या कि जहाँ पे लाइट इंटर करता है वहाँ सामने के सरफेस को थोड़ा खुरदरा बनाया जाता है, रफ बनाया जाता है, ताकि वहाँ पे जाए तो यह रिफ्लेक्शन को फॉलो यहाँ पे नहीं करे, रेंडमली किधर उधर चल जाए। तो ये इधर गया, इधर गया, उधर गया, इधर गया, मतलब जीवन भर उसी में वो भटक के रह जाता है, कभी भी लाइट उससे बाहर नहीं आता है। और जब किसी बॉडी से लाइट अगर बाहर नहीं आए, रिफ्लेक्ट नहीं करे, तो बॉडी ब्लैक दिखता है। क्या दिखता है? वो ब्लैक दिखता है, इसी को हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। देख लेते हैं इसका 30 का राइट आंसर क्या है। ये हो जाएगा एक हॉलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग ये स्मॉल होल। मतलब वही बात जो भी बोले अभी हम, ठीक है, कि एक छोटा सा होल यहाँ पे होगा, है ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मतलब कि ये लाइट कभी बाहर नहीं आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। जल्दी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ अ गैस। देखिए दोस्तों, ये डायरेक्ट इसमें याद रखना है कि ये अगर कोई मॉलिक्यूल्स है जो टेम्परेचर T पे, उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 3/2 RT होता है। कितना दोस्तों? 3/2 RT। ये डायरेक्टली आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर। इसमें से कौन है जो थर्मोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टराइज नहीं करता है? ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। वर्क है, वॉल्यूम है, प्रेशर, टेम्परेचर। देखिए, यहाँ पे जब हम थर्मोडायनेमिक की बात करेंगे तो वॉल्यूम तो होगा, प्रेशर भी होगा, टेम्परेचर भी होगा, लेकिन वर्क कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हीट कैन नॉट बाय इटसेल्फ फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर इज अ स्टेटमेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ। देखिए, कह रहा है कि टेम्परेचर कभी किसी बॉडी का जो है वो कभी फ्लो नहीं करेगा। कहाँ से? लोअर से हायर की तरफ। हायर से लोअर आएगा बट लोअर से हायर नहीं जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्लॉसियस स्टेट भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, कि अगर आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका न्यूटन्स आपका थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है एन इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी 1/6। ठीक है, किसी इंजन का एफिशिएंसी कितना है? 1/6। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 1/6। तो फार्मूला होता है एफिशिएंसी का
n इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1, T2/T1। तो यहाँ n का वैल्यू कितना दिया, 1/6 इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2/T1। हुआ कि नहीं, ये इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे, है ना। 1 माइनस T2/T1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ सिंक इज रिड्यूस टू 62 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स इफिशियंसी इज डबल। अगर सिंक, एक सोर्स होता है एक सिंक होता है, इसको बोलते हैं सोर्स और नीचे वाले क्या बोलते हैं, सिंक। तो सोर्स से कहाँ जाता है, सिंक की तरफ। ये T1 और ये T2, ये T1 और T2। अब बोल रहा है कि T2 जो है वो घट गया कितना, 62 डिग्री से, तो T2 में क्या होगा, 62 हो जाएगा। तो इफिशियंसी अब उसका डबल हो गया। तो पहले क्या था, 1/6 था, तो उसका डबल कितना हो जाएगा, 2/6, डबल ही ना होगा। तो इसका क्या होगा, 1 माइनस T2 माइनस 62/T1। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड को आप सॉल्व कीजिएगा, मैंने सॉल्व किया है, सॉल्व करके देखा है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपको सम श्योर एंड सर्टेन आंसर आएगा डी नंबर, दैट इज 99 डिग्री, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जब जीरो टेम्परेचर होगा तो उस समय क्या होगा भाई, जब जीरो टेम्परेचर होगा तो उस वक्त क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स मोशन स्टॉप्स, मतलब कि अगर 0 डिग्री पे आ गया तो जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके मोशंस क्या होंगे, स्टॉप कर जाएगा, जो फ्रीज होने लगेगा वो, ठीक है। तो उसका मोशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 इन गैसियस ये साउंड वेव इज, गैसियस समझ रहे हो, गैस भरा हुआ है, ये क्या, ये कोई वॉल्यूम है, सिलेंडर है, कोई मान लेते कुछ भी, ये गैस यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ साउंड क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनली मूव करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनली मूव करेगा। देख रहे हो शेप बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। कहीं सघन है, कहीं रेयर है, कहीं डेंसर है। तो ये क्या करता है, ये आगे पीछे होकर के ये प्रोपगेट होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनली ओनली। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है इफ ये वेव कंप्लीट 20 रेवोल्यूशन इन 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या हो जाएगा, टोटल रेवोल्यूशन बाय टाइम। तो रेवोल्यूशन कितना है 20, बाय टाइम कितना 2.5। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये वो हो गया, तो काटेंगे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हर्ट्स, ठीक है। टोटल रेवोल्यूशन बाय टाइम टेकन, टोटल रेवोल्यूशन बाय टाइम टेकन, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स, दैट इज 8 हर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है इफ ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 28 टाइम्स इन 1 मिनट देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट पेंडुलम विल बी। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे है, ठीक है। कितना ही कंप्लीट किया रेवोल्यूशन, वो कितना उसका ऑसिलेट कितना बार किया है, वो 78 टाइम्स किया है। कितना किया है वो 78 टाइम्स, और कितने समय में 1 मिनट में। तो यहाँ सेकंड में आपको लेना है, जब फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो हम सेकंड में कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा ये 1.3 हर्ट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ओके दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, आपके लिए मेहनत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर एसएसएम। इसमें से कौन है जो कि एसएसएम के लिए इसेंशियल नहीं है। तो एसएसएम होने के लिए रेस्टोरिंग फोर्स तो जरूरी है ही, इनर्शिया भी जरूरी है, और मटेरियल मीडियम भी जरूरी है। तो क्या जरूरी नहीं है, ग्रेविटी की यहाँ कोई लेना देना नहीं है, एसएसएम के लिए ग्रेविटी का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। लास्ट क्वेश्चन है द रेस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएसएम इज। देखिए, अगर हम कहें कि एक स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अभी छोड़ दिया, नॉर्मल कंडीशन में है ये, ठीक है। और हमने अब क्या किया, इसको खींचा, एक एलोंगेशन किया, यहाँ पे थोड़ा लमड़ गया, मानते एक्स। तो अब जितना ज़्यादा इसको एलोंगेट करोगे उतनी ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, और इसी पर डिपेंड करता है आपका एसएसएम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ए नंबर इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई त्रुटि हो तो मैं उसको एक बार कमेंट जरूर करें, उसको हम सुधारने का जरूर प्रयास करेंगे, और मैंने बेहतर प्रयास किया। अब दोस्तों मेरा टारगेट है कि जो भी बाकी जो क्वेश्चन बैंक हैं 2019-20 बाकी का भी मैं इसमें अपलोड कर दूं। वैसे पिछले साल का जो मॉडल पेपर था उसको मैंने पहले से डाल रखा ऑलरेडी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं 2019 एंड 20 वो मैं बहुत जल्द ही, आज या कल ही इसको मैं डाल दूंगा। तो इस पे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लें
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप इसको देख सकें। ऑल द बेस्ट फॉर आपके एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।